हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने क्लास में होमवर्क में दिए थे, होपफुली आपने किए होंगे, और नहीं किए हैं तो उनको कर लीजिए। और ये आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन जिस क्लास में आपको दिया गया उसी दिन आपने सॉल्व नहीं किया। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप अच्छा सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे। तो जो होमवर्क जिस दिन दिया गया उसी दिन उसे सॉल्व करना है। हो सकता है किसी दिन होमवर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, उस दिन ज़्यादा कर लीजिए। किसी दिन ज़्यादा है तो किसी दिन कम भी होगा, हर रोज ज़्यादा नहीं होगा। तो किसी ने अगर होमवर्क ज़्यादा है तो किसी दिन कम भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि होमवर्क आपका पेंडिंग चल रहा हो। ठीक। और पिछले लेक्चर में हम बातें कर रहे थे तो मेन हमारा सूडो फोर्स टॉपिक हमारा चल रहा था, और हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो तरह के ऑब्जर्वर की बातें की थी। दो हमारे ऑब्जर्वर थे, एक ऑब्जर्वर था इनर्शियल ऑब्जर्वर और दूसरा कौन था? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और हमने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया था दो ऑब्जर्वर के लिए, जो पिछली क्लास में मैंने एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर लिया था और एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के बाहर लिया था। और जब मैंने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो जब मैंने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया तो एक ऑब्जर्वर ने जो आंसर दिया वो गलत दिया और दूसरे ऑब्जर्वर ने जो आंसर दिया वो सही दिया। तो फिर हमने ऑब्जर्वर का दो पार्ट में कैटेगराइजेशन कर दिया था। एक ऑब्जर्वर को इनर्शियल ऑब्जर्वर हमने कहा था और दूसरे वाले को नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहा था। इनर्शियल ऑब्जर्वर उसको कहा था जिसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का आंसर सही आया था, और नॉन इनर्शियल हमने उसको कहा था जिसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का आंसर गलत आया था। फिर इसके बाद यहां पे फिर अब ये सवाल खड़ा होता है कि या तो न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए हम कभी अप्लाई ना करें, या फिर न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कभी अप्लाई ना करे। अगर उस ऑब्जर्वर ने अप्लाई किया तो उसका आंसर गलत आएगा। तो सवाल उठता है, तो अब जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है वो रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा करिए, हमें कुछ इंतजाम बता दीजिए, जैसे अपने देश में बोलते हैं कुछ जुगाड़ कर दीजिए। तो कुछ ऐसा हमें कोई तरीका बता दीजिए, हमें कोई जुगाड़ बता दीजिए कि हम उस जुगाड़ को यूज कर लें और हमारा आंसर करेक्ट आ जाए। ये किसकी रिक्वेस्ट है? ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई जुगाड़ हमें बता दो जिससे हमारा भी आंसर सही आ जाए, क्योंकि इनर्शियल वाले ऑब्जर्वर का तो आंसर सही आ रहा था। ग्राउंड जो होता है, धरती जो होती है, धरती पे खड़े हुए आदमी, इनको हम क्या मानते हैं बेटा? इनर्शियल ऑब्जर्वर। या फिर धरती पे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं उनको हम क्या मानते हैं बेटा? इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए तो न्यूटन सेकंड लॉ सही जवाब देते हैं, वहां कोई टेंशन की बात नहीं थी। टेंशन की बात तब आई जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए उन्होंने गलत आंसर दिया, और उस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ने फिर रिक्वेस्ट करी कि कुछ जुगाड़, कुछ अरेंजमेंट बता दीजिए। उस जुगाड़, उस अरेंजमेंट का ही नाम है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की जरूरत आपको कब पड़ेगी? पहली बात, सूडो फोर्स की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका ऑब्जर्वर कैसा होगा? नॉन इनर्शियल। ठीक है। पहले मैं आपको इस सूडो फोर्स के बारे में और डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, और उस टेबल को मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। पहले टेबल बना देता हूं। हमारा टेबल में एक है इनर्शियल ऑब्जर्वर, दूसरा है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ जो गैलीलियो की देन है, सेकंड लॉ जो उसका खुद का मेहनत है, और थर्ड लॉ जो उसके दिमाग का बड़ा अच्छा सोच है, बहुत अच्छी बात थी। ये थर्ड लॉ बहुत शानदार। आपको लगता नहीं है कि थर्ड लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, पर थर्ड लॉ बहुत शानदार चीज है। ठीक है ना? आपको ये अभी नहीं समझेगा, जैसे आप धीमे धीमे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को रियलाइज करेंगे, तब आपको समझेगा कि थर्ड लॉ भी इट्स लाइक ए मिरेकल।
अगर ये नहीं होता तो हमें सिस्टम, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता, हमें सिस्टम एनालाइज करना बहुत टफ हो जाता अगर ये थर्ड लॉ नहीं होता तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए तीनों लॉ वैलिड होते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए पहला लॉ वैलिड नहीं होता, सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता, लेकिन थर्ड लॉ वैलिड होता है। तो इस टेबल में कई बार जैसे फ्लो में गलती हो जाती है, यहां भी क्रॉस लगा देते हैं, लेकिन वहां क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। थर्ड लॉ जो होता है वो हमेशा वैलिड है। सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड नहीं होते, लेकिन इनर्शियल के लिए वैलिड होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको दे चुका हूं, मैंने सूडो फोर्स को आपको एक्सप्लेन ही इस बात को लेके किया है कि इनर्शियल के लिए न्यूटन्स लॉ ने सही जवाब दिया, लेकिन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ने टेंशन का गलत आंसर दिया। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है और इनर्शियल के लिए एप्लीकेबल है। ये बात आपको बताई मैंने, मतलब सूडो फोर्स मैंने समझाई यहां से। ये क्यों यहाँ पे क्रॉस लगा ये मैंने आपको अभी नहीं समझाया है, लेकिन मैं समझा दूंगा ये वाला, और ये वाला भी मैंने आपको नहीं समझाया है, ये भी मैं समझा दूंगा, लेकिन ये मैं समझा चुका हूं कि ये क्रॉस यहाँ पे क्यों लगा। और सूडो फोर्स जो है वो इसी क्रॉस के कारण ही तो पिक्चर में आया है, क्योंकि इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी हमसे कि हमें भी कुछ इंतजाम बता दो कि हमारा भी सही जवाब आ जाए न्यूटन सेकंड लॉ से। तो उस जुगाड़ का, उस इंतजाम का, उस तरीके का, उस सॉल्यूशन का ही नाम है उसका सूडो फोर्स, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर यूज करेंगे। तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो क्या होगा, तो जो व्हेन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर apply Newton's second law, Newton's second law or first law, even Newton's laws, when non-inertial observer will analyze लिख लेते हैं, will analyze the system। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए गलत आंसर दे रहे हैं, अगर हमें उनके लिए भी सही आंसर चाहिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो व्हेन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर विल एनालाइज द सिस्टम देन ड्यूरिंग एफवीडी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, देन ड्यूरिंग एफवीडी during FVD he have to consider an extra force, which doesn't exist in reality, जो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा एक फोर्स इस ऑब्जर्वर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ही हैव टू कंसीडर एन एक्स्ट्रा फोर्स, उस एक्स्ट्रा फोर्स का ही नाम है सूडो फोर्स। तो भाई अगर वो फोर्स हमें कंसीडर करना पड़ेगा तो दो सवाल हमारे सामने आते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये मैटर करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स और कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। तो उसका मैं तरीका बता देता हूं। एफ वेक्टर सूडो, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो रिलेटिव मोशन वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये थोड़ी ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। अभी भी हो सकता है समझ आएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिलेटिव मोशन यहां तक देख लेना चाहिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था, बहुत कई बार मैंने बोला कि काइनेमेटिक्स देख लो, सिर्फ इसीलिए। तो देख लो उसको, आगे वाले चैप्टर में हमें बहुत काम आएगा वो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो ये हमारा सूडो फोर्स जो होता है, तो किसी भी सिस्टम को एनालाइज एक ऑब्जर्वर करता है हमेशा। वो ऑब्जर्वर
अपने हिसाब से एक्सेलरेशन लेता है, मतलब उस ऑब्जर्वर की आंखों को जो एक्सेलरेशन दिख रहा है उस एक्सेलरेशन को वो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मानता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे रेस्पेक्ट में इस कमरे की दीवारें नहीं चल रही हैं, तो मेरे लिए कमरे की दीवारें रेस्ट पर हैं। लेकिन जो आदमी जुपिटर पर बैठ के देखेगा उसके लिए ये कमरे की दीवारें चल रही हैं, उसके लिए वेलोसिटी नॉन जीरो है। मेरे लिए इस कमरे की दीवारों का एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन जो ऑब्जर्वर जुपिटर पर बैठ के देखेगा उसके लिए इन दीवारों का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो हमारे फिजिक्स में जो ये ऑब्जर्वर होता है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं बोलूंगा कि फिजिक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है ऑब्जर्वर। और हर सिस्टम को एनालाइज करने के लिए पहले एक ऑब्जर्वर कंसीडर किया जाता है, मतलब एक ऑब्जर्वर होगा जो उस सिस्टम को एनालाइज करेगा। उसी ऑब्जर्वर के लिए उसका मास लिखा जाएगा, उसी के लिए उसकी पोजीशन लिखी जाएगी, उसी के लिए उसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी, उसी के लिए उसका एक्सेलरेशन लिखा जाएगा और उसी के लिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा। मैंने जो ये बोला कि उसी के लिए वेलोसिटी लिखी जाएगी और उसी के लिए एक्सेलरेशन लिखा जाएगा, उसी के लिए पोजीशन लिखा जाएगा, इन शब्दों का मतलब क्या है? तो इनका मतलब यह है कि उसकी आंखों को क्या दिखेगा, उसकी आंखों को जो वेलोसिटी दिखेगी वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मानी जाएगी। हाँ, किसी थर्ड पर्सन की आंखों को क्या दिख रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस सिस्टम को कौन एनालाइज कर रहा है? दैट ऑब्जर्वर। उस सिस्टम को कौन एनालाइज कर रहा है? दैट ऑब्जर्वर। तो वो ऑब्जर्वर एनालाइज कर रहा है, तो उसकी आंखों को क्या दिख रहा है हमें उस डाटा से मतलब है। किसी थर्ड की आंखों को क्या दिख रहा है उसके डाटा से हमें मतलब नहीं। अगर मैं इन दीवालों को एनालाइज करूंगा तो मेरे लिए दीवालों का एक्सेलरेशन जीरो है। मैं न्यूटन्स लॉ में ए को जीरो पुट करूंगा क्योंकि एनालाइज मैं कर रहा हूं और मेरी आंखों ने एक्सेलरेशन जीरो देखा है, तो मैं इसका एक्सेलरेशन जीरो बोलूंगा। और जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा तो इस दीवार का एक्सेलरेशन मैं जीरो लूंगा। लेकिन एक जुपिटर में बैठा हुआ आदमी अगर इन दीवालों को एनालाइज करेगा तो उसकी आंखों के लिए इन दीवालों का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। और जुपिटर वाला आदमी जब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेगा तो वो एक्सेलरेशन जीरो नहीं लेगा, क्योंकि उसकी आंखों ने एक्सेलरेशन जीरो नहीं देखा है। तो ये ऑब्जर्वर, मतलब जितनी भी इक्वेशंस हम लिखते हैं ये सारी इक्वेशंस हम ऑब्जर्वर के लिए लिखते हैं, उस ऑब्जर्वर के हिसाब से डाटा पुट किया जाता है। अब आप बोलोगे सर कमाल कर रहे हो, लिखते तो हम हैं, पेन तो हमारा घिसता है, लिखते तो हम हैं, तो इसके लिए मेरा एक आंसर सुन लें। आप हम सबको उस ऑब्जर्वर का एक पर्सनल असिस्टेंट समझ सकते हो। लिखा उस ऑब्जर्वर नहीं है, मतलब लिखा हमने है, लेकिन जो नाम आएगा वो किसका आएगा? उस ऑब्जर्वर का आएगा। जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है, जब कोई काम करता है तो नाम उसी आदमी का आता है जिस आदमी का वो पर्सनल असिस्टेंट था, चाहे काम उसने किया हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस ऑब्जर्वर के बिहाफ में इक्वेशंस लिखते हैं। हम उस ऑब्जर्वर के बिहाफ में उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लिखता कौन है? वो ऑब्जर्वर। नाम किसका आएगा? उसी ऑब्जर्वर का ही आएगा, हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। तो फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को ऑब्जर्वर सॉल्व करता है। हम लोग ऑब्जर्वर के पीए हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वर हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, हम लोग उनको सॉल्व करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वर। अब बात करते हैं कि सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी उस ऑब्जर्वर को जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो उसका आंसर है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है m कौन है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट n2। फिर हमें लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ उस नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर with respect to inertial observer। ये है उस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड। सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। जो हमारा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, जो सिस्टम को एनालाइज कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में? इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। वो वाली टर्म ये है। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन तो बता दो। तो डायरेक्शन सुन लो भाई। डायरेक्शन है इसके अपोजिट।
डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट टू दिस। आप नीचे अलग से लिखिएगा इसको दोबारा से, अब मैं लिखने का थोड़ा आलस कर रहा हूं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अपोजिट टू दिस मतलब जो ये ऑब्जर्व, जो आपका नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसका जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। ठीक, लिख लो इसको। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं इसकी हेल्प से, तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं उसी लिफ्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूं जो हमने लिया था, जहां से सूडो को हमने सीखना स्टार्ट किया था। तो कहानी ये थी बच्चों कि हमारे दो ऑब्जर्वर थे, ये लिफ्ट थी, रस्सी थी, 5 kg का ब्लॉक था, अंदर एक ऑब्जर्वर था, लिफ्ट एक्सेलरेटेड थी। मैंने लिफ्ट मूविंग नहीं बोला है, मैंने बोला लिफ्ट एक्सेलरेटेड। ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, तो अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो ये ऑब्जर्वर होगा आपका इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल होने के लिए एक्सेलरेशन होना जरूरी है, नॉन इनर्शियल होने के लिए एक्सेलरेटेड होना जरूरी है। अगर वो एक्सेलरेटेड नहीं है तो वो कैसा हो गया, इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल नहीं होगा, ये ऑब्जर्वर कौन हो जाएगा, इनर्शियल। लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यहाँ पे ऊपर लग रहा होगा इस पे टी और नीचे इस पे लग रहा है कौन, mg। ठीक, और ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg। अब ये आदमी एनालाइज करना चाहता है, तो पहली बात ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं है, ये ऑब्जर्वर कैसा है, सॉरी ये ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर नहीं है, ये ऑब्जर्वर कैसा है, ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो अगर ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो ये जब एनालाइज करेगा इस सिस्टम को, तो इसे फ्री बॉडी डायग्राम में एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, जो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो फोर्स इसे कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इसको करेक्ट आंसर चाहिए। इसलिए नीचे लगेगा mg, हमने 5 kg का ब्लॉक लिया था तो नीचे लगेगा 50t, और सूडो। अब मुझे बताइए इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सूडो किधर लगेगा, इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डाउनवर्ड लगेगा। और कितना लगेगा, इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। अब इस आदमी ने इस ब्लॉक को किस में देखा है, इक्विलिब्रियम में देखा है, बोलेगा एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0, बोलेगा इक्विलिब्रियम में है। कौन बोलेगा, ये अंदर वाला आदमी। तो अगर अंदर वाला आदमी ये बोलेगा ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स मतलब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेगा, और ये बोलेगा कि भाई देखो a 0 है, बिकॉज a 0, तो एफ नेट वेक्टर भी क्या आ जाएगा, 0। ये किसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ये मैं इस ऑब्जर्वर के हिसाब से लिख रहा हूं। तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि नेट फोर्स 0 है, मतलब जितना फोर्स ऊपर होगा उतना फोर्स नीचे होगा। तो ऊपर कौन लग रहा है बच्चों, टी, और नीचे कौन लग रहा है, 50 इंटू 50 प्लस 10। 10 कौन है, दैट सूडो फोर्स, और 50 कौन है, 50 तो mg वाला फोर्स है। तो टी का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 60 न्यूटन। तो देख लो किस तरह से आप इसको सूडो फोर्स को अप्लाई करके करेक्ट आंसर निकालेंगे। और भी मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। जैसे ये तो एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन करते हैं, सुनना। देखो बेटा, अगर आपको इसमें थोड़ा दिक्कत आए ना ऑब्जर्वर बदलने में,
तो रिलेटिव मोशन जरूर देख लीजिए। मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है कि मैं ये चीज़ नहीं पढ़ाऊँ तो वो ठीक नहीं होगा, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके रिलेटिव मोशन वाला जो चैप्टर है उसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। जिनका प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ है तो भी वो रिलेटिव देख लो, लेकिन रिलेटिव जरूर देख लो। कहानी ये है बच्चों कि एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और ये एंगल है थीटा और सारे कांटेक्ट स्मूथ है। ऑल कांटेक्ट स्मूथ है मतलब हर जगह स्लिपिंग हो सकती है, कोई भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ फेविकॉल से चिपका दिया, उसको यहाँ फेविकॉल से चिपका दिया, ऐसा नहीं है। फेविकॉल से किसी को कहीं नहीं चिपकाया हमने। अब कहानी ये है बेटा कि हमने हर जगह स्मूथ है तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो आप जानते हैं, अब कोई भी बोलेगा सर वो नीचे आएगा ना फिसल के, बिल्कुल आएगा, करेक्ट। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हमने इस ट्रायंगुलर वेज को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से खींचा, ट्रायंगुलर ब्लॉक को हमने एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींचा और एक्सेलरेशन एक्सटर्नल एजेंट ने हाथ से पकड़ा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींचा और इस तरह से खींचा कि जो स्मॉल एम मास वाला ब्लॉक है ये इस ट्रायंगुलर वेज के साथ स्लिप नहीं कर रहा है। तो इस ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, block of mass small m is not slipping. Block of mass small m is not slipping with respect to the triangular wedge. Find that A, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट ने जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसको खींचा है उस एक्सेलरेशन की आपको वैल्यू बतानी है और इस ट्रायंगुलर वेज के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम स्लिप नहीं कर रहा है। ट्राई करो एक बार। देखो अगर हम ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक फिसल के ना तो नीचे आ रहा है ना ही फिसल के ऊपर चल के जा रहा है, तो स्मॉल एम वाला ऐसे सीधे चलता जाएगा। तो अगर हम ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से देखेंगे तो स्मॉल एम हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। लेकिन अगर हम इस पर एक ऑब्जर्वर बैठा दें, ट्रायंगुलर वेज पर एक आदमी को बैठा दें और उस आदमी को बोलें कि बताइए स्मॉल एम को देखिए, तो बोलेगा स्मॉल एम तो चल ही नहीं था। क्यों नहीं चल रहा? जैसे मान लो आपने ट्रायंगुलर वेज पे यहाँ आदमी को बैठा दिया तो बोलेगा मेरे सर से ये एच हाइट पर है और ये हमेशा ही एच हाइट पर है, ना कभी नीचे आया ना कभी ऊपर गया। तो जो ऑब्जर्वर इस ट्रायंगुलर वेज पर बैठ के देखेगा उसके लिए कैसा दिखाई देगा? स्टेशनरी। उसके लिए ट्रायंगुलर वेज उसको कैसा दिखाई देगा? स्टेशनरी। ब्लॉक भी स्टेशनरी दिखाई देगा, ट्रायंगुलर ब्लॉक भी स्टेशनरी दिखाई देगा। अब ये बात मानने में थोड़ा आपको अजीब लग सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको रिलेट करने की। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं आपके घर में जो आपके घर की जो दीवार है उसको देखिए और बताइए वो चल रही है कि नहीं चल रही, तो आप बोलेंगे सर नहीं चल रही, रेस्ट में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप एक ऑब्जर्वर हैं जो धरती पर बैठे हैं। अगर जुपिटर वाला आदमी देखेगा तो वो बोलेगा वो दीवार चल रही है, वो उसकी आंखों को देखेगा। लेकिन आपकी आंखों को क्या दिखेगा? आपकी आंखों को दिखेगा कि ये दीवार नहीं चल रही, क्योंकि आप धरती पर बैठे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर बैठेगा उसको क्या दिखाई देगा? सब स्टेशनरी, कोई नहीं चल रहा। उसको ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा स्मॉल एम मास का ब्लॉक। लेकिन किसको? जो वहां पे इस पर बैठेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ऑब्जर्वर ले लेता हूं। चलिए पहले मैं इसको सूडो से करके दिखाता हूं। और देखो एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो सूडो फोर्स टर्म को इस्तेमाल करके किया जा सकता है, वही क्वेश्चन बिना सूडो टर्म को इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। तो फिर आप बात आती है कि सर जब बिना सूडो के काम चल ही सकता था तो ये हमारी टेंशन क्यों बढ़ाए? तो उसका कारण है, कई बार सूडो फोर्स टर्म को कंसीडर करके
हम सिस्टम को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से एनालाइज कर पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारे मन को भरोसा होना चाहिए इक्वेशंस पे, आंसर्स पे। तो कई बार जब हम सूडो फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा मन बहुत आसानी से बिलीव कर लेता है कि हाँ हाँ ऐसा होगा, जबकि ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो मन भरोसा नहीं करेगा। तो हमारा पर्पज होता है कि हम इस किसी भी चीज को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से एनालाइज करें और मन को ये लगे हाँ कि ये तो ऐसे ही होगा, ये तो बहुत आसान है, इस तरह से ऐसा मन को लगना चाहिए। इसीलिए हम ये नए नए तरीके, नई नई टर्में डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं आपको सूडो फोर्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं। हमें एक ऑब्जर्वर देखना है जो यहां बैठा है। इसके लिए ब्लॉक कैसा होगा बेटा? स्टेशनरी, और ये एंगल है हमारा थीटा। तो मुझे बताइए जो mg लगेगा वो mg कौन सी डायरेक्शन लगेगा बेटा? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन लगेगा? इस डायरेक्शन लगेगा, n। और हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये ऑब्जर्वर मेरा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है जिसका एक्सेलरेशन राइट साइड में है, तो सूडो किधर लगेगा बच्चों? लेफ्ट साइड में। सूडो किधर लगेगा बच्चों? लेफ्ट साइड में। अब सुनना, इस आदमी के हिसाब से इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तो अब आपको इक्वेशन लिखनी चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैंने आपको बोला था लाइन बड़ी बड़ी बनाइएगा, कंजूसी ना करिएगा लाइन बनाने में। आप सुनना, अब मैं कह रहा हूं बेटा ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा? तो आंसर थीटा होगा, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये इंक्लाइन और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। आप एन के कंपोनेंट करो, एन का जो ऊपर कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन कॉस थीटा, और एन का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा बराबर होगा आपका एम ए के, और एन कॉस थीटा बराबर होगा आपके एम जी के। इन दोनों में डिवाइड लगा दीजिए, टेन थीटा बराबर होगा ए बाई जी के। तो ए किसके बराबर आया? जी टेन थीटा। ये मैंने सॉल्व किया उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल था। मतलब मैंने नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से पूछा कि बता इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो उसने बोला कि इतना होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि वो स्लिप नहीं करेगा। अब मैंने इसी चीज की कैलकुलेशन मान लो इनर्शियल ऑब्जर्वर से करवाई। इनर्शियल ऑब्जर्वर मतलब ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी। तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी क्या बोले? बोले सूडो वूडो तो लगाना ही नहीं, हम तो इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं। तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा देखो एक तो एन लग रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल सही बात है, और बोलेगा एक इसके ऊपर एमजी लग रहा है डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात है। अब हमें एक क्वेश्चन लिखनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक चल के नहीं जा रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक चल के जा रहा है। ये कौन बोलेगा? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा। किसी भी बात पर आर्ग्यू करने से पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है। हमारा ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर खड़ा हुआ आदमी। वो क्या देखेगा? ये छोटा ब्लॉक चल के जा रहा है राइट साइड में वेज के साथ ए एक्सेलरेशन से। तो इस नॉर्मल के हम कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। वर्टिकल से इसका एंगल थीटा आएगा, तो ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आएगा वो आएगा एन साइन थीटा। और इसका एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में कितना है? ए। तो एन साइन थीटा का जब वैल्यू लिखा जाएगा एन साइन थीटा, वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एम ई, ग्राउंड वाले के लिए एक्सेलरेशन कितना है? स्मॉल ई। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो आएगा एन कॉस थीटा, वो किसके बराबर आएगा? एम जी के। दोनों में डिवाइड लगा दो, तो टेन थीटा किसके बराबर आया? ए बाई जी के। तो ए किसके बराबर आया? जी टेन थीटा। तो आप किसी भी ऑब्जर्वर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ तो देखो बेटा, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं सूडो फोर्स से रिलेटेड, तो आप सॉल्व करें इनको, लिख लें इसको। देखो बेटा,
इसी तरह का इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन वो ये है कि ये अगेन वही ट्रायंगुलर वेज है और इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। क्वेश्चन होता है कि इसको कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से हम इस डायरेक्शन में खींचें कि जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है वो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करे, ठीक है ना। तो जो स्मॉल ए है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए कि स्मॉल एम का जो मास है वो सिर्फ कैसा मोशन करे, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब ये है, आप सोचो मास में लाइट लगी होती, मास सोचो, और पूरा रूम अंधेरा कर दो। स्मॉल एम मास में क्या लगी है, लाइट, पूरा रूम कर दिया आपने अंधेरा। अब आप इसको इधर खींचो तो अगर वो लाइट आपको वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिखे, इसका मतलब वो ब्लॉक ने कैसा मोशन किया है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर वो आपको लाइट ऐसे एंगल पर जाती दिखे, मतलब ब्लॉक ने कैसे मोशन किया है, किसी एंगल पे। तो मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए such that small m mass block fall vertically स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करना चाहिए। उसके लिए ए का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। मिनिमम मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अगर आप एक बहुत ज्यादा फोर्स से खींच देंगे, बहुत ज्यादा, तो वो वर्टिकल फॉल करेगा। तो हमें चाहिए कि मिनिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आप ऐसा करो, पहले तो आप ये समझो कि वो वर्टिकली फॉल करेगा कब। तो मुझे एक बात बताइए, उस एम मास के ब्लॉक पे नीचे लग रहा है mg, और उस पर सिर्फ अगर mg ही लगे, मतलब उस पर नॉर्मल ना लगे, तो अगर उस पर नॉर्मल ना लगे, उस पे सिर्फ mg ही लगे, तो उसका मोशन कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब एक बॉल को हम छोड़ते हैं तो बॉल का मोशन कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि बॉल पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। तो अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए तो इस स्मॉल एम मास का मोशन जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर नॉर्मल 0 हो जाए तो मुद्दा ये हुआ कि नॉर्मल 0 करना है। कैसे करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। आप ऐसा करिए, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखिए। चलिए मैं एक डायग्राम और बना देता हूं। डायग्राम बनाने में कभी कंजूसी नहीं करना बेटा, खूब डायग्राम बनाना, बढ़िया बढ़िया। तो आप इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखिए, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखिए। तो जब आप इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको सूडो लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर नहीं है, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये है हमारा एम मास का ब्लॉक, और इस एम मास के ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड जो लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, mg। और इस डायरेक्शन जो लगेगा बच्चों वो कितना लगेगा, सूडो लगेगा me। और हम नहीं चाहते कि ये नॉर्मल रहे। इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल लगेगा उस नॉर्मल को हम 0 चाहते हैं। तो देखो ये एंगल थीटा है, आप कंपोनेंट करो तो mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा। और एक कंपोनेंट करना है हमें ma का, तो ma का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन वो आएगा मेरा ma sin थीटा, और ma का जो एक कंपोनेंट इधर आना है वो आएगा ma cos थीटा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, mg और ma कंपोनेंट कर लिए। अब मेरी एक बात सुनना, अगर ये ma sin थीटा कम हुआ mg cos थीटा से, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगुलर वेज इक्विलिब्रियम में दिखेगा।
इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगुलर वेज इक्विलिब्रियम में दिखेगा। और अगर ये ट्रायंगुलर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में इस इंक्लाइन वेज को तोड़ के अंदर नहीं जा सकता। मैं फिर से बोलता हूं, फिर से सुनिए। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगुलर वेज स्टेशनरी दिखेगा। जैसे हम धरती को देखते हैं, हमें धरती स्टेशनरी दिखाई देती है, जबकि जुपिटर वाले के लिए धरती चल रही है, लेकिन हमारे लिए धरती कैसी? स्टेशनरी। ऐसे ही इसको ट्रायंगुलर वेज क्या दिखाई देगा? स्टेशनरी। अब ये इस स्मॉल एम के ब्लॉक को बोलेगा कि देख, तू इतना ताकतवर तो नहीं है जो इसको तोड़ के अंदर आ जाए। ज्यादा से ज्यादा तू ऊपर उड़ के जा सकता है या फिर तू इस डायरेक्शन फिसल सकता है, पर इसको तोड़ के तू अंदर नहीं आ सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर mg cos थीटा ज्यादा हुआ ma sin थीटा से, तो यहां लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वो तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आप खुद सोचो, अगर ma sin थीटा mg cos थीटा के इक्वल या उससे बड़ा हो जाए, नॉर्मल विल बी 0, नॉर्मल विल बी 0 if ma sin theta is greater than equal to mg cos थीटा। तो यहां से a का जो वैल्यू आया वो आया ग्रेटर देन ऑफ g, ग्रेटर देन इक्वल टू g cot थीटा। ठीक है, तो a का अगर हमसे मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो मिनिमम एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया बच्चों, वो कितना आया? g cot थीटा। लिख लो। और सुनिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यह है आपका कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये एक ट्रायंगुलर वेज रखा हुआ है अंदर, या ट्रायंगुलर सरफेस आप समझ सकते हैं, और यहां एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ये बहुत एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, एकदम यहां पे रखा है। ये कौन है? स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, ये एंगल थीटा है, और ये जो लेंथ है इंक्लाइन का, ये लेंथ एल के बराबर है। आपको ये बताना है कि इस स्मॉल है और ये सारे कांटेक्ट स्मूथ हैं और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल के जा रहा है। आपको ये बताना है इस स्मॉल एम मास को फिसलते 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 यहां तक पहुंचने में, मतलब टॉप से चलकर बॉटम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बैठ के देखिए, मतलब जो आपका ऑब्जर्वर है ना, वो इस लिफ्ट पे बैठा, तो यहां ऑब्जर्वर बैठ गया, तो ये बोलेगा कि लिफ्ट तो एक्सेलरेटेड नहीं है, लिफ्ट तो रुकी हुई है। तो अगर लिफ्ट रुकी हुई है और ये अगर इस सिस्टम को एनालाइज करना चाहता है, तो ये मेरा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसको सूडो लगाना पड़ेगा। और सूडो किधर लगाएगा बच्चों? ये डाउनवर्ड। तो ये हुआ इंक्लाइन सरफेस, ये हुआ हमारा वो ब्लॉक जिसको वो ऑब्जर्व करना चाहता है, और सूडो लगेगा डाउनवर्ड। कितना लगेगा डाउनवर्ड सूडो? mE, और mg भी नीचे लग रहा है, तो जब हम इधर कंपोनेंट करेंगे तो वो आएगा mg प्लस me साइन थीटा, और इधर जो आएगा वो आएगा mg प्लस me cos थीटा, और इधर जो लग जाएगा वो है नॉर्मल n। ये किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है? ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। अब मैं कह रहा हूं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैंने माना इसका एक्सेलरेशन b है, मतलब एक्सेलरेशन b ग्राउंड की आंखों को नहीं दिखेगा, इस ऑब्जर्वर की आंखों को दिखेगा। तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा mg प्लस me साइन थीटा दैट इक्वल टू m इंटू b। तो b बराबर कितना आया? b बराबर आया आपका a प्लस जी साइन थीटा। लिख लो, लिख लो बेटा, b का जो वैल्यू आया वो कितना आया? a प्लस जी साइन थीटा। अब हमसे ये पूछा था कि टाइम कितना लगेगा। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें कितना लेंथ चल के जाना है? l। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो टाइम कितना लगेगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना बेटा? l। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम लगा t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है v, और टाइम लगा t स्क्वायर। तो t का जो वैल्यू आया बच्चों वो आया अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन b।
ये आया टी का वैल्यू, लिख लो। और देखिए लिखो इसको। ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इनको लिख लो बेटा। क्वेश्चन ये है कि एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है और यहां ये पुली है और ये एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और यहां भी एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया F। हर जगह स्लिपिंग हो सकती है, कहीं कोई फेविकोल का जोड़ नहीं है जो टूटेगा नहीं, सब जगह स्लिपिंग हो सकती है। अब सब जगह स्लिपिंग अगर हो सकती है तो हमसे ये पूछा है कि बताइए इस F का मिनिमम वैल्यू क्या, मतलब F का मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं आएगी, F का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइंड वैल्यू ऑफ F। कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं मैं। Find value of capital F such that there is no slipping in the system. There is no slipping between small m and capital M. There is no slipping between small m and capital M. ये आपको बताना है। तो देखो सुनो, अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में स्लिपिंग नहीं है, मतलब ये नीचे नहीं जा रहा है और ना ये आगे बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट, मतलब ये यहीं बना हुआ है। अगर ये किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो ये हमेशा इस 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बना हुआ है, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं जा रहा, इसके साथ साथ आगे चल के जा रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम आगे चल के जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब आप क्या करो बच्चों, यहां पर एक ऑब्जर्वर मान लो और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो। तो इधर लगेगा सूडो कितना, स्मॉल एम इंटू ए, इधर लगेगा सूडो कितना, स्मॉल एम इंटू ए। ए कौन है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए। तो ये ऑब्जर्वर जब एनालाइज करेगा तो ये सूडो फोर्स लगाएगा। तो मैंने सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर ए माना है तो जरा एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू देखिए, टोटल मास वो कितना है, कैपिटल एम प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन। अब सुनिए, तो आप सोचिए अगर ए मिल जाएगा तो हमें एफ का वैल्यू मिल जाएगा, तो मेरा मुद्दा है इस ए को कैलकुलेट करना। मैंने इसके रिस्पेक्ट में सिस्टम को एनालाइज किया। अब इस ऑब्जर्वर को ये दोनों ब्लॉक किस में दिखने चाहिए, रेस्ट में। इस ऑब्जर्वर को ये दोनों ब्लॉक किस में दिखने चाहिए बच्चा, रेस्ट में दिखने चाहिए। तो यहां से लगेगा बेटा कितना, टी, यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा बेटा, टी, और नीचे क्या लगेगा, एम जी। तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो टी किसके बराबर आएगा, एम जी के, और वहां से टी किसके बराबर आएगा बेटा, एम ए के। तो ए किसके बराबर आ गया यहाँ से बेटा, जी के, और ए बराबर जी के आ गया तो उसको यहाँ लाके पुट कर दीजिए। तो कैपिटल एफ का जो वैल्यू आया वो आया कैपिटल एम प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम इंटू जी। ठीक, इस तरह से ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करके आपको बताता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो सूडो फोर्स से नहीं है। तो देखो सूडो फोर्स को किस तरह से अप्लाई आपको करना है ये मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, सूडो फोर्स का एक क्वेश्चन और करते हैं, सूडो फोर्स का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन को कराता हूं। तो ये हमारी गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, और एक यहाँ पे ये पेंडुलम है, मतलब एक बॉल है और ये रस्सी है और ये लटका हुआ है, एंड द थीटा इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ध्यान से देख लें, थीटा इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, मतलब ये ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहा। देखो ऐसे ऑसिलेट करेगा तो थीटा बदलेगा, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, वो ऐसे फिक्स है, ना तो वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, ऐसे फिक्स है। तो थीटा इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, देन कैलकुलेट थीटा।
theta is not changing with time, then calculate थीटा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसे करिए, आप इसे, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हो और आप इसे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, मतलब आप इसे इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो और आप इसे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो आप क्या करिए, आप इसके अंदर एक ऑब्जर्वर ले लीजिए। इस ऑब्जर्वर ने इस बॉल को मोशनलेस देखा, मतलब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस बॉल ने कभी मोशन किया ही नहीं। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉल किस में है, रेस्ट में है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इधर लगेगा कौन, टी, और नीचे लगेगा कौन, एम जी। वर्टिकल से एंगल कितना है, थीटा। तो टी का जो इधर कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा टी साइन थीटा, और टी का जो इधर कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा टी कॉस थीटा। क्योंकि ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है तो इसे सूडो लगाना पड़ेगा एम ई। इसका मतलब ये हुआ कि टी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, एम इंटू ए के बराबर आएगा, और टी कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, एम इंटू जी के बराबर आएगा। और दोनों में डिवाइड लगा दीजिए तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, ए बाई जी के बराबर आएगा। तो यहां से जो ए का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, जी टेन थीटा। हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे थीटा पूछा था, तो थीटा क्या आएगा बेटा, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। इसको ध्यान रखना बेटा, ध्यान से लिख लो इसको, ठीक। अब आगे चलते हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जो कि सूडो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपका जानना जरूरी है उस क्वेश्चन को। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखना बेटा। क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास ब्लॉक है और धरती पे रखा है, और ये धरती पे स्लाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फेविकॉल से चिपका हुआ है, नहीं, ये स्लाइड कर सकता है। और ये यहां पर एक ब्लॉक है, ये रस्सी है, और इस ब्लॉक को कैपिटल एम मास का मान लेते हैं, इसे स्मॉल एम का मान लेते हैं, इसे स्मॉल एम का मान लेते हैं, और यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया दैट एफ। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इन दोनों तीनों जितने भी ब्लॉक हैं इन सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको ये आप लोग ट्राई करो इसको, और मैं हिंट देता हूं आपको। आप इस कैपिटल एम का एफवीडी बनाइएगा। जो कैपिटल एम मास ब्लॉक है ना बेटा, इसका आप क्या बनाना बच्चों, एफवीडी बनाना। तो सभी बच्चे एफवीडी बनाओ उसका। तो देखो मैं बताता हूं। जब आप बेटा कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, सबसे शानदार चीज आपको तभी पता चलेगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कैपिटल एम धरती के अंदर जा सकता है? नहीं। हवा में उड़ सकता है? नहीं। अगर ये कैपिटल एम जाना चाहेगा, या तो लेफ्ट में जाना चाहेगा या राइट में जाना चाहेगा, तो मुझे यही चेक करना है क्या ये लेफ्ट राइट में जा सकता है। तो उसका आंसर है ये लेफ्ट राइट में जा ही नहीं सकता। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो उसका कारण दे रहा हूं मैं, ऐसा क्यों। तो देखिए ये रस्सी का इस पे लगेगा टेंशन टी इस डायरेक्शन में, यहां लगेगा टेंशन टी, यहां लगेगा टेंशन टी, और यहां लगेगा टेंशन टी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये देखो, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वाले ब्लॉक पे कोई और फोर्स होगा? नहीं हो सकता। ये कैपिटल एम जी डाउनवर्ड लगेगा, यहां से नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, यहां से नॉर्मल डाउनवर्ड लगेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अकेला टेंशन का ही फोर्स हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, जितना टेंशन राइट में उतना टेंशन लेफ्ट में, इसलिए दिस विल नॉट मूव। ये चलेगा ही नहीं।
ये रेस्ट में रहेगा, दिस विल नॉट मूव। अब सवाल आता है कि चलिए ठीक है नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, तो बाकी लोग चलेंगे, तो बाकी का, तो इसका मतलब ये रेस्ट में हो गया, तो जितने एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा उतने से ये आगे जाएगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में हो गया, वो चल ही नहीं सकता। अब न्यूटन लॉ लिख दिया जाए, इस पर टी लगेगा किधर, पीछे की डायरेक्शन में, तो ये आया बच्चों F माइनस टी इज एम ई, और उसके लिए बात करें तो उस पर आगे लगेगा टी, उसके लिए आएगा टी बराबर एम ए, दोनों को ऐड कर दो तो F बराबर हो गया 2ma, तो ए का जो वैल्यू हमको चाहिए था वो किसके बराबर आ गया बच्चों, F/2m। तो बड़ा ब्लॉक चलेगा ही नहीं, और दोनों छोटे वाले हैं वो सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा बेटा कितना, F/2m। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं होमवर्क के लिए, उसे आप करिएगा, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, तो इसको आप लिख ले। स्मॉल एम और ये है कैपिटल एम, और फोर्स एफ लगा के खींचा गया। मेरा सेम क्वेश्चन है कि बताइए इस कैपिटल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये छोटे छोटे 3 स्मॉल एम मास हैं, इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, तो ठीक है बेटा, इनको सॉल्व करिए। और देखिए जो हमारा सीट है उसमें एक कंस्ट्रेंट मोशन वाला जो सेक्शन है उसको छोड़ के बाकी पूरी सीट को आप सॉल्व करें, एचसी भी सॉल्व करें और डीसी पांडे सॉल्व करें, तीनों का एक एक सवाल आपको करना होगा। अगर आप नहीं किए तो आपको बहुत बहुत दिक्कत जाएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है बेटा। तो चलिए, और अगर किसी बच्चे का ये सब हो जाए तो वो फिर मेरे से और आगे के टफ क्वेश्चंस का सीट मांग सकता है, मैं उसे वो बताऊंगा कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। और लेकिन काइनेमेटिक्स को जरूर खत्म कर लो बेटा देख के, ठीक है। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।